Student, the topic is going to discuss is fundamental forces of nature. You know that हमारी बॉडी या हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी स्टेबल हैं. आप लोग देखते हो कि इनमें तोड़ फोड़ नहीं होती. विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर इनकी तोड़ फोड़ होती है तो वो इन्वायरमेंट यानी कि माहौल की वजह से होती है. इनकी अपनी कोई भी तोड़ फोड़ नहीं होती. आपकी बॉडी का इस तरह स्टेबल यानी कि बरकरार रहना, इस तरह तमाम चीज़ें एटम से बनी होती हैं और एटम से मालिक्यूल बनते हैं और मालिक्यूल से कंपाउंड बनते हैं. तो ये कंपाउंड अपनी जगह पर कायम है, चीज़ें अपनी जगह पर कायम है. जैसे पानी जो हम पीते हैं, इसमें जो पानी के मालिक्यूल हैं ये तमाम चीज़ें स्टेबल हैं. आपको पता है कि यूनिवर्स में स्टेबिलिटी किस वजह से है? कायनात में यानी कि यूनिवर्स में स्टेबिलिटी यूनिवर्स में मौजूद फोर्सेस की वजह से हैं. तो यहाँ ये एक सवाल ज़हन में आता है कि फोर्सेस कितनी हैं. तो ये हम तमाम फोर्सेस जितनी भी नेचर में एग्जिस्ट करती हैं ये 4 इकसाम की हैं. तो हम कह सकते हैं कि ये फंडामेंटल फोर्सेस 4 हैं. तो आज हमारा जो टॉपिक है वो भी है फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर. इसमें जो हमारे पास 4 फोर्सेस हैं, इन 4 फोर्सेस में ग्रेविटेशन, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, वीक इंट्रैक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे ग्रेविटेशन की, ग्रेविटेशनल फोर्स की. आप लोगों को पता है कि अगर आपके हाथ में कोई भी चीज़ गिर जाती है तो वो ज़मीन की तरफ जाती है. तो हम हर चीज़ ज़मीन की तरफ मीन्स के ज़मीन अपनी तरफ खींचती है. तो ये सिर्फ अपनी तरफ बल्कि अपने सेंटर की तरफ खींचती है. तो अट्रैक्शन जो ज़मीन की है वो बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी है रखती है ज़मीन में. इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं या इसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं. तो इस ग्रेविटी की वजह से दुनिया में हर चीज़ कायम है. ना सिर्फ दुनिया में बल्कि पूरे यूनिवर्स में जितने भी कॉस्मोलॉजिकल ऑब्जेक्ट हैं सारे के सारे अपनी जगह पर कायम हैं. और जो अपनी जगह पर कायम कर रहे हैं और जो अपनी जगह पर काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर चांद का यानी कि मून का रिवॉल्व करना ज़मीन के गिर्द, यह सब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. अगर ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो ये मून को अट्रैक्ट ही नहीं करेगी. तो चांद का सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये नहीं मिलेगी और वो क्या सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कहीं और दूर निकल जाएगा खला में. बिल्कुल इसी तरह सूरज जो है ये प्लैनेट को इसने अपने साथ बॉन्ड किया हुआ है. तो बॉन्ड करने की वजह ग्रेविटेशनल फोर्स है. ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये बिटवीन होती है सन एंड अर्थ. अगर ये फोर्स ख़त्म हो जाए तो तमाम प्लैनेट अपनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को वजह से दूर चले जाएंगे. तो ये जो सोलर सिस्टम है ना तो ये कायम रहेगा. तो आप खुद देखें या सोचें कि अगर सोलर सिस्टम ही नहीं रहेगा तो हम सूरज से दूर निकल जाएंगे. तो वैसे ही इतना ज़्यादा टेम्परेचर नेगेटिव में चला जाएगा तो दुनिया में ज़मीन पर मौजूद कुछ भी कायम नहीं रहेगा. अगर यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रही है तो ये एक फंडामेंटल फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है. ग्रेविटेशनल फोर्स को जो सबसे पहले ऑब्ज़र्व किया था वो किया था न्यूटन ने. न्यूटन ने ऐसी फोर्स को क्वांटिफाई किया था यानी कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इस लॉ के मुताबिक ये फोर्स पर ऑब्जेक्ट में कितनी होती हैं ये डिपेंड करता है ये दोनों ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं इनका मासेस पर या इनकी फोर्स पर डिपेंड करता है एक दूसरे को और इनके दरमियान सेपरेशन पर डिपेंड करता है. और ये सेपरेशन भी जो है ये सेंटर से होती है जो कि इस पर डिपेंड करती है. न्यूटन लॉ के मुताबिक ये ग्रेविटेशन बराबर होती है. इसका जो फार्मूला है ग्रेविटेशन का वो है F=G m1m2/r². यहाँ पे F जो है ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, G हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी कीमत होती है 6.7 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. ये फोर्स सिर्फ मैसिव बॉडी के दरमियान है. अगर बॉडी का मास है तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगी. जैसे फोटोन
ये मासलेस पार्टिकल्स हैं। अगर फोटोन रेस्ट में है तो ये फोर्स एक्ट ही नहीं करेगी। इस तरह हम कह सकते हैं कि मासिव बॉडी के दरमियान ये फोर्सेस एग्जिस्ट करेगी, लेकिन अगर देखा जाए तो ये वीक फोर्स है। अगर आप देखें कि अगर दो मैसिव बॉडी को प्रोडक्ट लेते हैं हम और इनके दरमियान में जो हम सेपरेशन की डिवाइड करते हैं तो ये क्या होगा, तो आपके पास फोर्स भी एक अच्छी खासी आएगी। लेकिन अगर आप इस ग्रेविटेशन को ग्रेविटेशनल को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये फोर्स बहुत ही वीक हो जाएगी। यानी कि तो ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट भी है, इस फोर्स को वीक कर देता है, लिहाजा ये वीक फोर्स है। तो इस की वीकनेस का अंदाज़ा तब लगाया जा सकता है जब आपके हाथ में एक बॉल पेन है, ये हम एक मिसाल ले रहे हैं बॉल पेन की, तो आप इस को ज़मीन की तरफ करके हाथ में पकड़ें तो ज़मीन में ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी वीक हो जाएगी, ये हमारे हाथ से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह वीक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बॉल पेन को हमारे हाथ से लेगी ही नहीं, मतलब हमारे हाथ में रह गया। इसका मतलब है कि ये फोर्स बहुत ही वीक है। अगर हम इसकी रेंज देखें तो इसकी रेंज इनफाइनाइट है, यानी जैसे जैसे हम इसे दूर जाएंगे वैसे वैसे फोर्स बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर इस फोर्स को कहा जाए कि ये कहाँ पर ज़ीरो होगी तो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाकर ज़ीरो होगी। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सेकंड में हमारे पास है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो फंडामेंटल फोर्स है, जो चार चीज़ों के दो चार्जेस, मतलब कि यहाँ पे हमने इसकी एग्जांपल दी हुई है Q1 और Q2, इनकी दो चार्जेस के दरमियान है पाई जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो ऑपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये चार्जेस हर जगह पर मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। किस वजह से हैं? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से मूव कर रहे हैं। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ख़त्म हो जाए तो न्यूक्लियस का एटम को अट्रैक्ट ही नहीं कर सकता, तो इलेक्ट्रॉन एटम से निकल जाएंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकल गए तो एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एटम की जो डिस्ट्रॉयशन होगी, मालिक्यूल जो है ये डिस्ट्रैक्ट होंगे, कंपाउंड डिस्ट्रैक्ट होगा और तो हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ये फोर्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस फोर्स की वजह से चीज़ों की एक्सटेंसिबिलिटी कायम रहती है और इस फोर्स को हम कॉलम्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको क्वांटिफाई कैसे किया जाता है? हम कॉलम लॉ के इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वांटिफाई कर सकते हैं। इस लॉ के मुताबिक जो अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है वो चार्जेस बॉडी के दरमियान होती है। इनके चार्जेस के ये चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन इसकी सेपरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर चार्जेस की मकदार बढ़ती जा रही है तो ये फोर्सेस इंक्रीज होती जाएगी। अगर इन सेपरेशन को इंक्रीज करें तो फोर्सेस डिक्रीज होगी। ये इस तरह हम कह सकते हैं कि F इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पे K जो है ये कांस्टेंट है एंड इट्स वॉल्यूम इज़ 9 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केल्विन माइनस स्क्वायर। K की वैल्यू परमिटिविटी पर डिपेंड करती है प्रेजेंट बिटवीन द मीडियम, जहाँ K की वैल्यू जो है ये +9 है में है। तो अगर हम देखें फोर्सेज यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्सेज, ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती हैं। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसके स्ट्रॉन्ग होने की वजह कॉलम्स कांस्टेंट यानी कि, तो अभी हमने डिस्कस जो किया था अभी ये हमने दो पहले डिस्कस की हैं, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक आ जाती है फोर्सेस, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कहते हैं। यह साथ हमने किया था ग्रेविटेशनल।
अब नेक्स्ट जो दो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स यानी कि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस और वीक फोर्सेस। जो हमारी दो फोर्सेस हैं ये वाली स्ट्रॉन्ग फोर्सेस और वीक फोर्सेस वो एटॉमिक लेवल पर काम करती हैं। अगर हम देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स या एटॉमिक लेवल पर तो काम नहीं करती। इसे हम देखें तो ये मतलब कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये माइक्रोस्कोपिक बॉडी या मैसिव बॉडी पर इनके दरमियान काम करती हैं। यानी कि ये जो है ये मैसिव बॉडी या के दरमियान में काम करती हैं या माइक्रोस्कोपिक के दरमियान काम करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्ज बॉडी के लिए होता है, लेकिन अगर हम एटम के अंदर देखें तो ये एटॉमिक लेवल पर चार्ज तो मौजूद होते हैं, लेकिन वहाँ पर ये दोनों फोर्सेस भी एग्जिस्ट करती हैं। यानी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स में और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन है। अब ये छोटे से साइज यानी कि 10⁻15 रेंज के साइज में प्रोटॉन आपस में बाइंड है और इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन जो होती है फोर्सेस भी होती हैं, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्सेस भी हैं क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो कि रिपेल करता है। लेकिन इसमें रिपल्शन के बावजूद प्रोटॉन न्यूक्लियस को तोड़ नहीं रहे, न्यूक्लियस स्टेबल है। तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये तोड़ नहीं रहे न्यूक्लियस को, तो इसकी कोई ना कोई वजह होगी कि न्यूक्लियस के अंदर कोई और फोर्सेस है जिसने न्यूक्लियस को स्टेबल किया हुआ है या बाइंड किया हुआ है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस कायम है। अगर न्यूक्लियस कायम है तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है इसके इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, यानी कि इसके अराउंड जो है वो रिवॉल्व हो रहे हैं। तो एटम में कायम और एटम भी कायम है। अगर एटम स्टेबल है तो इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन कंपाउंड में स्टेबल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कंपाउंड भी स्टेबल है, जिसकी वजह से पूरी यूनिवर्स स्टेबल है। तो ये वो फोर्स जिसने न्यूक्लियस को बाइंड किया हुआ है यानी कि स्टेबल किया हुआ है, या न्यूक्लियस को स्टेबल मतलब किया हुआ है, तो वो फोर्स ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स है और ना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो इसका मतलब है कि वहाँ एक और फोर्स मौजूद है जो फंडामेंटल फोर्स है जिसने एटम को स्टेबल किया हुआ है। तो इस फोर्स को हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहेंगे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है ये वो फोर्स है जिसने न्यूक्लियस को बाइंड किया हुआ है यानी कि स्टेबल किया हुआ है। इस फोर्स की स्टेबिलिटी जो है, इस फोर्स की स्ट्रेंथ का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से स्ट्रॉन्ग है, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से स्ट्रॉन्ग है। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से वीक होती तो न्यूक्लॉन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से प्रोटॉन एक दूसरे से दूर हट जाते। मतलब कि उसको अगर इनके दरमियान में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से प्रोटॉन एक दूसरे से दूर हो जाने से वीक होती तो और न्यूक्लियस में टूट जाना था। मतलब ये अगर दूर होता है ये टूट जाते, वीक हो जाते ज़्यादा। लेकिन अगर हम कार्बन, नाइट्रोजन या सल्फ़र के न्यूक्लियस को देखो तो ये स्टेबल है। इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ भी रखती है, यानी कि मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ भी है उसमें, एज कंपेयर टू वो फोर्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसका मतलब है न्यूक्लियस के अंदर जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो ज़्यादा एज टू कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसमें जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये ज़्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ग्रेविटेशनल फोर्स एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और ये स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है तो है, लेकिन इसके साथ ये शॉर्ट रेंज फोर्स भी है।
यानी कि अगर इससे वो दूर जाएगा तो इसकी स्ट्रॉन्गनेस जो है वो कम होती जाएगी, यानी कि शॉर्ट रेंज के लिए है। अगर न्यूक्लियस न्यूट्रॉन से निकल गए तो फिर ये फोर्स उनको दूर से ला नहीं सकती, मतलब कि इतनी इनके पास अट्रैक्शन नहीं होगी कि वो उनको दोबारा इकट्ठा कर सके। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करती है न्यूक्लियस के अंदर, जिसने न्यूक्लियस को बाइंड किया हुआ है, लेकिन यूं ही न्यूक्लियन प्रोटॉन न्यूक्लियस से निकलते हैं तो ये फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से दूर दूर चले जाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक स्ट्रॉन्ग फोर्स, इसने न्यूक्लियस को बाइंड किया हुआ है, इस वजह से न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है और यूनिवर्स में सारी चीज़ें स्टेबल हैं। फोर्थ और लास्ट और फंडामेंटल फोर्स इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। आप जानते हैं कि रेडियो एक्टिविटी में न्यूक्लियस ऑटोमेटिकली होता है और इसमें अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक हद पर जाकर वीक हो जाती है, क्योंकि जब वो दूर जाएंगे तो उनकी स्ट्रॉन्गनेस ख़त्म होती जाएगी, तो वो एक हद आएगी जहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वे ये वीक में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। इस पर एक और फोर्स हैवी हो जाती है जिसे हम वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। जैसे कम होगी तो ये इस पर फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स आएगी, जिसे हम इसे फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स कहेंगे। ये वीक न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिल्कुल नहीं है। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती तो पूरा न्यूक्लियस में मौजूद न्यूक्लियस दूर दूर चले जाते। लेकिन एक न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ लाइट पार्टिकल का मीट होना, बीटा पार्टिकल का मीट होना, यह ज़ाहिर करता है कि एक फोर्स और है जो रेडियो एक्टिविटी बीटा डीके प्रोडक्ट करती है, यानी कि ये रेडियो एक्टिविटी या बीटा डीके प्रोड्यूस करती है। यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। दोनों में ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी है? अगर हम वीक न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली है तो फिर ये न्यूक्लियस को टूटना चाहिए अगर इसमें ज़्यादा है तो। लेकिन न्यूक्लियस में टूटना में नहीं टूटता, टूटते तो वो न्यूक्लियस है जिसमें न्यूक्लॉन ज़्यादा होते हैं, यानी इनकी तादाद जो है वो ये 82 से ज़्यादा एटॉमिक वाले नंबर न्यूक्लियस में हों मौजूद हों। इससे ये पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है। लेकिन जब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लॉन्स की तादाद बढ़ती है तो बहुत सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को वीक करना शुरू कर देती हैं। इसमें मौजूद वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये बीटा पास्टुलेट जो है इनको मीट करती है, बीटा डीके को स्टार्ट कर देती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वीक न्यूक्लियर फोर्स टूटता है तो बीटा डीके इसमें होता है, तो इसे बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं इसमें से, तो बाकी न्यूक्लियस में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स बाइंड रहते हैं। इसका मतलब है कि वहाँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है जिसमें मौजूद बीटा डीके वीकर फोर्स को की रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि बीटा डीके जो है उसका वीक फोर्सेस का रिस्पॉन्सिबल है। बीटा डीके में क्या होता है कि इसके अंदर एक न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट होता है, किस में कन्वर्ट होता है वह इनटू वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से न्यूक्लियस से रिजेक्ट होते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो एक्टिविटी और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग अ न्यूक्लियस न्यूक्लियॉन्स विद द न्यूक्लियस।
यहाँ पे जो हमारे वो बीटा डीके में क्या होता है, जो हमारे पास बीटा डीके है इसके अंदर एक न्यूट्रॉन मौजूद होता है, वो कन्वर्ट होता है, यानी कि ये कन्वर्ट होता है इनटू प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन जो है ये वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से न्यूक्लियस में रिजेक्ट हो जाता है। जो वीक न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो एक्टिविटी डीका ऑफ बी यानी कि बीटा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग अ न्यूक्लॉन्स विद इन द न्यूक्लियस। Electromagnetism is responsible for stability of atom. Gravitational force is responsible for stability of microscopic body. तो ये चार हमारे पास जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, इसके अलावा कोई और जो है वो फंडामेंटल फोर्सेस नहीं है। अगर ये चार फंडामेंटल फोर्सेस ना हो तो यूनिवर्स में हर चीज़ बिखर जाए। इसके बाद हम एक छोटा सा इनका शॉर्ट समरी करते हैं। अगर हम इन चारों फोर्सेस की समराइज करें तो ग्रेविटेशनल की स्ट्रेंथ सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इसकी स्ट्रेंथ को हम 1 कहें, स्ट्रेंथ इसकी 1 हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की स्ट्रेंथ जो है ये 1/137 स्ट्रॉन्ग होगी। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स से 1 मिलियन टाइम स्ट्रॉन्ग होती है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से 1/10⁻43 टाइम स्ट्रॉन्ग होती है। सबसे वीक फोर्स जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, इससे बेहतर जो है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, और फिर इससे बेहतर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। अगर हम रेंज की बात करें, इन चारों की रेंज की बात करें तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग और वीक जो है न्यूक्लियर फोर्स ये सिर्फ न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, तो इनकी रेंज जो है वो शॉर्ट होती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ये लॉन्ग रेंज के होते हैं, इनकी रेंज इनफाइनाइट होती है। जैसे कि हम ये ग्रेविटेशनल की हमने दी थी कि जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे तो ये इनकी फोर्स बढ़ती जाएगी, लेकिन इसका जो ज़ीरो होगी, जहाँ पे हम कहेंगे इसके ज़ीरो कहाँ पे होगी, तो इसकी ज़ीरो जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके होगी, इसलिए ये लॉन्ग रेंज के लिए होता है। अगर हम बात करें न्यूक्लियस में मौजूद पार्टिकल्स की, तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को इकट्ठा रखती है, न्यूक्लॉन्स को भी इकट्ठा रखती है। स्ट्रॉन्ग रेंज वाले बीटा पार्टिकल को निकालती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ये चार्जेस के दरमियान है, और ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूक्लियस पार्टिकल को अफेक्ट नहीं करती बल्कि मैसिव पार्टिकल के दरमियान मौजूद होती है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रेंथ है ये डज नॉट अफेक्ट न्यूक्लियर पार्टिकल। यहाँ पे जो हमारे पास वीक है ये शॉर्ट रेंज के लिए है, हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग है ये भी शॉर्ट रेंज के लिए है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल जो है ये दोनों इनफाइनाइट रेंज की है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होता है ये फोर्स बिटवीन टू चार्जेस की होती है, मतलब 2 या 3 चार्जेस के दरमियान। जो ग्रेविटेशनल होती है डज नॉट अफेक्ट न्यूक्लियर पार्टिकल्स। तो ये था आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक। आई होप आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आपसे पूछें, इंशाल्लाह हम आपको उसका भी रिप्लाई देंगे। अल्लाह हाफिज़।